अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 54 पैसे कहाँ से आएंगे। मधुकर अम्मा और लैला के सामने बैठा हुआ गाने के बोल पढ़े जा रहा था। पूरा गाना पढ़ने के बाद उसने अपने काले पीले दांतों को दिखाते हुए मुस्कुराकर कहा, कैसा लगा गाना? है ना एकदम टॉप क्लास। अरे मैं तो कहता हूँ आप फौरन ये ऑफर कबूल कर लीजिए। रातों रात छा जाएंगी आप ये गाना करने के बाद। जरा सोच कर देखिए मैडम, हर गली मोहल्ले चौक चौराहे शादी ब्याह में बस आपका ही गाना बजेगा। कितना प्राउड वाला मोमेंट होगा आपके लिए। उसने कुछ इस तरह कहा कि लैला का दिल चाहा उसे अभी के अभी डांट कर भगा दे, लेकिन वो कुछ सोचकर ऐसा नहीं कर सकी। अम्मा ने जब उसे ऐसे सोच में डूबे हुए देखा तो झट से मधुकर से बोली, आप मधुकर जी ऐसा करिए ना, आप ये गाना यहीं पर छोड़ कर जाइए। मैडम थोड़ा गौर कर लेंगी। और फिर दूसरे प्रोजेक्ट्स भी तो साइन कर लिए हैं मैडम ने। अब थोड़ा डेट वगैरह देखकर खबर करते हैं हम आपको। मधुकर को अम्मा का यूं बीच में बोलना अच्छा तो नहीं लगा, इसलिए वो उन्हें नागवारी से घूर कर देखने लगा था। तभी लैला ने भी अम्मा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ मधुकर जी, हम आपको सब सोच समझ कर बताते हैं, धन्यवाद। मधुकर अपने तहीं कुछ और लालच देकर वहां चला गया था। वहां जाते वक्त उसने उसी कागज पर अपना फोन नंबर भी लिख दिया था। उसके जाने के बाद लैला ने टेबल पर रखा वो कागज एकदम से उठाया और उसे मचोड़कर दूर फेंकते हुए बोली, साला कमीना, ऐसे वाहियात गाने की पैरवी तो ऐसे कर रहा था जैसे अमृत बोल लिख कर लाया हो। लेकिन अम्मा ने वो पेपर उठाकर उसे सीधा करते हुए बोली, काम चाहे पसंद हो या नापसंद, लेकिन जिससे रोजी रोटी चलती हो उसका ऐसे अनादर नहीं करते बेटा। लैला ने अपना गुस्सा शांत करते हुए कहा, माफ करना अम्मा, लेकिन न जाने क्यों मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। गाने में कैसे कैसे शब्द भर रखे थे, छी। सुजॉय पिछले आधे घंटे से कबीर कपूर के फार्म हाउस में बैठा था। उसने मिलने का टाइम 2 बजे का ही दिया था, लेकिन अब 2:30 बजने को थे और उसका कहीं कोई अता पता ही नहीं था। वो बार बार अपनी रिस्ट वॉच में वक्त देखे जा रहा था और मन ही मन गुस्सा भी कर रहा था। इन बड़े कलाकारों के यही नखरे नाक में दम किए रहते हैं। अपनी शोहरत का कितना मिसयूज करते हैं ये लोग। अब देखो, आधा घंटा हो गया, लेकिन न जाने बंदा कौन सा जरूरी काम निपटा रहा है जो बाहर निकल ही नहीं रहा है। सोचते हुए वो वक्त बिताने के लिए सामने रखी मैगजीन फिल्मी वर्ल्ड के पन्ने पलटने लगा था। तभी लैला और दिव्या के बारे में छपी सुधांशु की रिपोर्ट पढ़कर उसे एक बार फिर से लैला पर गुस्सा आने लगा था। आखिर इस लड़की ने वो कर ही दिखाया जो राहुल इससे चाह रहा था। बस मुझे एक ही बात समझ में नहीं आती, जब उसे उस राहुल के साथ सोना ही था तो फिर पहले दिन से इतने नखरे क्यों थे? अभी वो उसके बारे में बुरा भला सोच ही रहा था कि तभी अंदर के कमरे से अपने स्लीपिंग गाउन की डोरियां बांधते हुए कबीर कपूर ने हॉल में कदम रखा। सुजॉय ने उसकी आहट पाते ही एकदम से अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजा ली थी। फिर उठते हुए बोला, हेलो कबीर सर। कबीर ने सिर हिलाकर उसका जवाब दिया। फिर सुजॉय के सामने बैठते हुए वो एक सिगरेट सुलगा चुका था। तो सुजॉय, बतौर डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म में मुझे कास्ट करना चाहते हो, है ना? सुजॉय ने धीरे से सिर हिलाकर हाँ कहा। तब कबीर ने एक साथ ढेर सारा धुआं उसके मुंह पर उगलते हुए कहा, मैं तुम्हारी फिल्म के लिए हाँ तो कर देता सुजॉय, लेकिन जहां तक मैंने सुना है सुजॉय मोशंस की हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। ऐसे में मुझे डर है कि फिल्म पूरी करना तो दूर, तुम मुझे ही पे कर पाओगे या नहीं। मेरा रीसेंट रेट पता तो होगा ही तुम्हें। कबीर कपूर सीधे सीधे सुजॉय को जलील कर रहा था। अगर कोई और वक्त होता तो सुजॉय उसे भला बुरा सुनाकर यहां से जा चुका था, लेकिन उसे कबीर की वैल्यू अच्छे से पता थी। कबीर एक्टिंग की दुनिया का वो पारस पत्थर था जो जिस भी फिल्म में दिख जाता था वो फिल्म सोना हो जाती थी। यही वजह थी कि सुजॉय अपने करियर की फुल फ्लेजेड शुरुआत कबीर कपूर के साथ ही करना चाहता था। उसने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, जब मैं आपसे मिलने यहां तक आ गया सर, तो इतनी जानकारी तो रखूंगा ही कि आपके हाँ की क्या कीमत पड़ेगी मुझे।
और उससे भी जरूरी बात, मेरे ऊपर अगर आपको भरोसा नहीं होता तो शायद आप मुझे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ही नहीं देते, अपने मैनेजर से ही ये सारी बात कहलवा देते। सुजॉय ने इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बातें की कि कबीर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी बिखर गई। उसने खत्म हो चुकी सिगरेट को एश-ट्रे में बुझाते हुए कहा, मान गए तुम्हारे प्रेजेंस ऑफ माइंड को। इसी बात पर चलो डन रहा, मैं तुम्हारी फिल्म में काम करने के लिए तैयार हूं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, सुजॉय ने जैसे खुशी से पागल होते हुए कहा। तब कबीर उसे टोकते हुए बोला, बस शूटिंग से रिलेटेड मेरी कुछ शर्तें हैं। जी जी, आप बताइए ना। वो कुछ शर्तें ये हैं कि जो भी शॉट्स तुम्हें लेने होंगे वो एक बार में ही लेने होंगे, क्योंकि कबीर कभी रीटेक नहीं देता। मेरे फर्स्ट शॉट में ही 100% परफेक्शन आ जाता है, इसीलिए। श्योर सर, श्योर। और भी कुछ कंडीशंस हैं, वो मेरा मैनेजर तुम्हें बता देगा। ओके सर, मैं उनसे डिटेल ले लूंगा, कहकर सुजॉय ने उसका एक बार फिर से शुक्रिया अदा किया और वहां से उठकर बाहर निकल गया। बाहर निकलकर तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसके पांव ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो आज बेहद खुश था और ये खुशखबरी वो सबसे पहले माँ और डैड को सामने से सुनाना चाहता था। उसे सेट पर कुछ काम निपटाने थे, इसलिए वो कबीर के फार्म हाउस से सीधा सेट पर ही चला आया था। साथ ही उसने ये तय किया था कि सेट के कैंपस वाले रेस्टोरेंट से ही घर के लिए कुछ मिठाइयां पैक करवा लेगा। सेट पर उसे शाह साहब मिले। उसे अंदर से इतनी खुशी हो रही थी कि उसका दिल चाह रहा था कि वो ये खुशखबरी सबको सुना दे, लेकिन कबीर के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले वो ये खबर पब्लिक नहीं करना चाहता था। इसलिए वो काम निपटाकर सीधे रेस्टोरेंट चला आया था। यहाँ आकर उसने माँ और डैड की पसंद की ढेर सारी मिठाइयां पैक करवाई और बाहर निकल आया। तभी उसकी नजर सामने से आती हुई लैला पर पड़ी। अनचाहे ही उसके कदम कुछ ठिठक से गए। लैला ने चूड़ीदार सलवार पर अनारकली फ्रॉक डाल रखा था। हल्के रंग के सूट में उसका चेहरा हमेशा की तरह काफी निखरा हुआ लग रहा था। उसके गोरे गोरे पैरों में ब्लैक वेलवेट की कोल्हापुरी सैंडल उसे एक अलग ही नजाकत दे रही थी। कुछ सेकंड्स उसे यूं ही देखते हुए अचानक से सुजॉय का ध्यान टूटा। उसे बरबस ही राहुल और उसके साथ होने का ख्याल आ गया था। एक बार को उसका दिल चाहा कि वो लैला को जली कटी सुनाए, लेकिन वो अपने अच्छे मूड को यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए वो दूसरी तरफ घूमने को हुआ, लेकिन तब तक लैला की भी नजर उस पर पड़ चुकी थी। उसके हाथों में मिठाइयों के ढेर सारे पैकेट्स देखकर लैला उसे टोकने पर मजबूर हो गई थी। उसने एकदम से सुजॉय के सामने आते हुए कहा, हेलो सुजॉय साहब, आज घर पर किसी का जन्मदिन है क्या? नहीं। सुजॉय का दिल नहीं चाह रहा था कि वो इस बेहया लड़की का चेहरा भी देखे, इसलिए उसने मुड़े मुड़े ही जवाब दिया। ओह, वैसे आप इतनी सारी मिठाइयां लेकर जा रहे हैं तो मुझे लगा कि कहीं पाहुजा सर का बर्थडे तो नहीं आज। नहीं, सुजॉय ने कहा और आगे बढ़ने लगा। लैला उसका ये रूप देखकर हैरान रह गई थी। न जाने क्यों उसे भी शरारत सी सूझी। उसने कुछ तेज चलते हुए उसके ठीक सामने आकर कहा, वैसे कुछ ना कुछ तो खास जरूर है आज। देखिए ना, आपने मुझे हर बार की तरह इस बार डांटा भी नहीं। सुजॉय उसे इस तरह हंसते मुस्कुराते बात करते हुए देखकर कुछ और कुड़सा गया था। हमेशा उससे बातें करते हुए घबरा जाने वाली लैला आज उससे कितने कॉन्फिडेंटली सवाल जवाब कर रही थी। न जाने क्यों उसे इन सब के पीछे भी राहुल का और उसका मिलना ही वजह लग रही थी। उस पर जब उसने डांटने की बात की तो सुजॉय के सब्र का बांध टूट सा गया। उसने एकदम से रुककर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, हाँ, कुछ स्पेशल है, इसलिए मेरा बिहेवियर ऐसा हो रहा है। वैसे तुम बताओ ना, तुम क्यों इतनी फ्रैंक हो रही हो? 2 दिन से मिला राहुल का प्यार पाकर अब तक उसकी खुमारी नहीं उतरी क्या तुम पर से? लैला को जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। ये क्या कह दिया था सुजॉय ने? उसके भोले मासूम से चेहरे पर अचानक से जैसे शाम की उदासी बिखर गई थी, लेकिन उसने मुंह से कुछ भी नहीं कहा, बस वहीं खामोश खड़ी रह गई। जबकि सुजॉय अपनी बात खत्म करके वहां से तेजी से निकल गया था। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक करें। लैला कुछ देर वहीं अवाक खड़ी सुजॉय के शब्दों को सोचती रही। फिर उसे ऐसे रोना आने लगा था कि वो वापस अम्मा के ढाबे पर लौट आई। अम्मा ने जब उसे ऐसे उल्टे पैर वापस लौटते हुए देखा तो बोली, आप तो कुछ सामान लेने जा रही थी ना, इतनी जल्दी लौट आई? नहीं अम्मा, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, बस इसलिए आधे रास्ते से लौट आई। लैला ने झूठ का बहाना गढ़ते हुए कहा, लेकिन अम्मा की नजरों से उसका झूठ छुपा नहीं रह सका। वो लैला के पीछे पीछे कमरे तक आते हुए बोली, सच बताइए लैला, क्या हुआ है? अम्मा का ये पूछना था कि लैला उनके गले लगकर फफक कर रोने लगी और सुजॉय के कहे शब्द अम्मा को भी सुना दिए। सुहासिनी रोजमर्रा के कुछ सामान लेने मार्केट गई हुई थी। वहां से लौटते हुए उसे कुछ शाम हो गई थी। जैसे ही वो कमरे में पहुंची, उसकी रूम पार्टनर ने उसे एक पेपर बढ़ाते हुए कहा, ये नरेन देकर गया है। नरेन यहां आया था? उसने सामने वाला बैग टेबल पर रखा और जल्दी से वो कागज थामते हुए पूछा। उसकी रूम पार्टनर ने बताया, नहीं, मैं किसी काम से कॉलेज गई थी, तभी वो रास्ते में मिला था। सुहासिनी वो कागज लिए बाहर गार्डन में आ गई थी। वहीं क्यारियों के बीच बैठते हुए उसने वो कागज खोला और पढ़ने लगी। वो नरेन की चिट्ठी थी, जिसमें कुछ यूं लिखा था, प्रिय सुहासिनी, जब तुम्हें खत मिलेगा तब तक मैं बंबई के लिए निकल चुका होऊंगा। सोचा था आखिरी मुलाकात आमने सामने करके जाऊं, लेकिन जिस तरह से तुमने मेरे साथ बंबई आने के लिए मना कर दिया, अब उसके बाद मेरा मन सोच में पड़ चुका है। हर वक्त बस यही आग घेरे रहती है कि कहीं मैंने तुम्हें जल्दी में प्रपोज तो नहीं कर दिया, कहीं तुमने हड़बड़ाहट में बगैर सोचे समझे मेरा प्रपोजल तो एक्सेप्ट नहीं कर लिया। बस इन्हीं सोचों से घिरा मैं तुमसे मिले बिना बंबई जा रहा हूं, ताकि मेरी गैर मौजूदगी में तुम अपने एहसासों को अच्छे से पहचान सको। आशा करता हूं तुम्हारा प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद जब तुम मुझे बंबई में मिलो तो अपने मन के भावों को अच्छे से पहचान चुकी होगी। नीचे अपना एड्रेस दे रहा हूं, जहां मैं रुकने वाला हूं। जब आना चाहो आ जाना। मैं तुम्हें यूं ही अपनी बाहें पसारे तुम्हारे इंतजार में खड़ा मिलूंगा। तुम्हारा नरेन। वो चिट्ठी थी या बम? सुहासिनी अपने माथे पर हाथ मारते हुए रोती हुई बोली, ओ नरेन, तुमने क्या समझ लिया? मैं तुम्हें अपनी मजबूरी कैसे बताऊं कि मैं अभी तुम्हारे साथ बंबई क्यों नहीं जाना चाह रही थी? मुझे गलत समझने से पहले तुम्हें कम से कम एक बार मुझसे बात तो करनी चाहिए थी। सुहासिनी रोते हुए खुद से कहती जा रही थी, लेकिन उसकी दलीलें सुनने के लिए नरेन वहां मौजूद ही कब था। अगली सुबह लैला को वही कॉलोनी के ही ज्वेलरी शॉप के उद्घाटन के लिए इनविटेशन मिली थी। जब से उसका गाना पॉपुलर हुआ था, उसे इस तरह के कई ऑफर्स आते जा रहे थे। अम्मा के कहने पर वो उनमें से कई जगहों पर पार्टी वार्टी अटेंड करती रही थी। नाश्ते के बाद अम्मा ने पूछा, ड्रेस निकाल लिया है जो पहनकर जाना है? लैला ने जवाब दिया, ड्रेस क्या निकालना है अम्मा, वही 5-6 कपड़ों में से कोई एक पहन लूंगी। तब अम्मा ने कहा, वही 5-6 ड्रेस आप 10 बार पहन चुकी, कोई नई ड्रेस लेनी चाहिए अब तो आपको। लोग फोटो वगैरह खींचते हैं, जब बार बार एक ही ड्रेस में तस्वीरें दिखेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। लैला ने हंसते हुए कहा, अच्छा मेरी अम्मा, जाकर कोई नई ड्रेस ले लेती हूं। कहकर वो उठी और अपने पर्स में रखे रुपए गिनने लगी। रुपए गिनते हुए उसे जैसे एक धक्का सा लगा। अब उसके पास गिनती के रुपए बचे थे। हे भगवान, अब तो इतनी सी ही रकम बची है। इसमें से अगर मैं ड्रेस खरीद लूंगी तो फिर मेरे पास बचेगा ही क्या? अचानक से उसे पैसे की किल्लत के खौफ ने आ घेरा। शाह साहब ने आगे के गानों की शूटिंग के लिए कुछ बात भी नहीं की है। अगर कुछ ही दिनों में मुझे काम नहीं मिला तो फिर तो मेरे खाने तक के लाले पड़ जाएंगे। इस महीने का किराया तो अम्मा के मना करने के बावजूद भी मैंने उन्हें दे ही दिया था, लेकिन अगले महीने के खर्च के लिए पैसे कहां से आएंगे? लैला की आंखें गहरी सोच में डूबने लगी थीं। तभी उसकी नजर टेबल के कोने में रखे एक मुड़े तुड़े से कागज पर पड़ी। एक दिल चाहा जल्दी से उस कागज को उठा ले,
लेकिन अगले ही पल उसे एक झिझक ने आ घेरा। उसकी चोर नजरें अब तक वहीं अटकी पड़ी थीं। उसके कानों में मधुकर की आवाज गूंज रही थी। सुंदर साहब तो आपको एक गाने के 15,000 देने को भी तैयार हो जाएंगे। और उसका दिल हाँ ना की हालत में फंसा का फंसा रह गया। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।